ये एक ऐसे युवा की कहानी है जो एक भयानक समुद्री तूफान में फंसे लोगों को बचाने के लिए अब 20 साल की जेल की सजा का सामना कर रहा है। ये कहानी 2015 की गर्मियों में शुरू होती है, जब लुकास नाम का एक युवक देखता है कि सैकड़ों हजारों शरणार्थी जर्मनी और यूरोप की ओर बढ़ रहे हैं। वे युद्ध और हिंसा से भाग रहे हैं, सुरक्षा और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं। एक किराना दुकान में काम करते हुए लुकास एक माँ को अपने बेटे के लिए फुटबॉल खरीदने से मना करते हुए देखता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। इसलिए लुकास खुद एक शरणार्थी शिविर में जाता है और आपूर्ति दान करता है। वो उस छोटे लड़के को एक फुटबॉल देता है और उसके साथ खेलता है। ये शरणार्थी लीबिया जैसे देशों से भागकर भीड़-भाड़ वाली रबर की नौकाओं में भूमध्य सागर पार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब यूरोपीय सरकार ने उन्हें बचाने के लिए चलाए जा रहे बचाव मिशनों को बंद कर दिया है। लोग समुद्र में डूब रहे हैं और लुकास उनकी मदद के लिए एक बचाव जहाज खरीदने की बात करने लगता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। वो केवल अपनी युवा ऊर्जा का उपयोग करके एक रचनात्मक समाधान खोजना चाहता है। वो ऑनलाइन बिक्री के लिए सूचीबद्ध जहाज़ों की तलाश शुरू कर देता है। वो अपनी माँ को अपनी योजना के बारे में बताता है, लेकिन उसकी माँ को उसके भविष्य और करियर की चिंता होती है। वह कहती है कि वो कभी पर्याप्त पैसे नहीं जुटा पाएगा। वो चेतावनी देती है कि उसके बायोडाटा रेज्यूमे में 1 साल का गैप दिखेगा। इस बीच उसकी प्रेमिका किटी मानवाधिकार कानून फर्मों में काम करेगी और इस मिशन को वास्तव में आगे बढ़ाएगी। लेकिन लुकास अपनी माँ की बात नहीं सुनता। उसकी प्रेमिका किटी भी उसका समर्थन करती है। वो उससे कहती है कि उसकी माँ सही हो सकती है, लेकिन उसे अब पीछे नहीं हटना चाहिए, उसे ये करना चाहिए। फिर भी किटी उसके साथ शामिल होने के लिए अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगी और लुकास उससे कभी ऐसा करने को कहेगा भी नहीं। लेकिन यहाँ किटी उसके मिशन को एक नाम देती है, युगेंडरेटेट, जिसका अर्थ है युवा बचाते हैं। लुकास वित्तीय मदद के लिए बैंकों के पास जाता है, वो चैरिटी संगठनों के पास जाता है, वो राजनेताओं के पास जाता है, लेकिन हर कोई उसकी मदद करने से मना कर देता है। उनके लिए उसकी परियोजना बचकानी और अवास्तविक है। इसलिए वो अपने मिशन के लिए पोस्टर छापता है और लोगों को बांटता है। लेकिन उसकी पहली बैठक में एक भी व्यक्ति नहीं आता और जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसे खबर मिलती है कि भूमध्य सागर में सैकड़ों शरणार्थियों की मौत हो गई है। 700 शरणार्थियों को ले जा रही नाव पलट गई, क्योंकि जैसे ही बचावकर्ता पहुंचे, शरणार्थी नाव के एक तरफ भाग गए। इस वर्ष के केवल पहले कुछ महीनों में ही अफ्रीका से भागकर इटली पहुंचने की कोशिश में लगभग 1600 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जैसे ही वो ये खबर सुनती है, लुकास की रूममेट नीना उसके साथ शामिल हो जाती है। वो उसे बताती है कि समय के हिसाब से इस साल किसी मिशन की योजना बनाना बहुत देर हो चुका है। उनका लक्ष्य अगले अवसर तक भूमध्य सागर में एक पोत उतारना होना चाहिए, इसलिए उनके पास सब कुछ करने के लिए 6 महीने हैं। लुकास ये देखकर बहुत खुश है कि उसे अपना पहला साथी मिल गया है। लुकास जहाज की देखभाल करेगा और नीना रसद, लॉजिस्टिक्स और स्वयंसेवकों की भर्ती जैसे काम संभालेगी। इस मिशन के लिए उन्हें 3 लाख यूरो की आवश्यकता है और लुकास क्राउड फंडिंग, दान, चैरिटी और फ्ली मार्केट के माध्यम से पैसा इकट्ठा करने की योजना बनाता है। वो जहाजों को देखना शुरू करता है, वो दान मांगना शुरू करता है। डोमिनिक नाम की एक लड़की उनके साथ जुड़ती है और उनकी पीआर प्रमुख बन जाती है। वे एक लोगो तय करते हैं, लेकिन 6 सप्ताह बाद भी लुकास अभी भी एक जहाज की तलाश कर रहा है। जर्मन फिल्म अकादमी को उनका विचार इतना पसंद आता है कि वे उन्हें अपना एक उपलब्ध कार्यालय मुफ्त में उपयोग करने के लिए दे देते हैं। वे अपने मिशन के लिए एक वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन लुकास को सही जहाज नहीं मिल पा रहा है और उन्हें जल्द से जल्द दानदाताओं को एक जहाज दिखाना होगा, अन्यथा दान आना बंद हो जाएगा। 18वें सप्ताह तक वे 1,20,000 यूरो जुटा चुके हैं और एक रात लुकास को एक फोन आता है। जो जहाज पहले उपलब्ध नहीं था, वो अब उपलब्ध है। उत्साहित होकर लुकास नीना के साथ ये खबर साझा करता है। ये जहाज उत्तरी सागर में एक गश्ती नौका, पेट्रोल बोट है। इसके डेक पर 200 से अधिक लोगों के लिए जगह है और इसमें एक निचला प्रवेश बिंदु है, जिससे लोगों को बोट पर लाना आसान है। लेकिन इसकी कीमत 1,50,000 यूरो है, जो उनके द्वारा जुटाई गई राशि से अधिक है, जिसका अर्थ है कि वे इस जहाज को केवल क्राउड फंडिंग से नहीं खरीद सकते। अन्य विकल्प भी हैं। एक ई-सिगरेट स्टार्टअप है जो उन्हें 20,000 यूरो देगा यदि वे लाइफ जैकेट पर अपना नारा प्रिंट करते हैं, और दूसरा विकल्प एक निजी फाउंडेशन चलाने वाला एक विवाहित जोड़ा है। वे उस जोड़े से मिलने जाते हैं। जोड़ा उनसे पूछता है, क्या आपके साथ काम करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास वास्तविक अनुभव हो या धन का प्रबंधन करने के लिए कोई मजबूत वित्तीय पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति हो? लुकास कहता है, आप सही हैं, हम पेशेवर नहीं हैं, लेकिन हम गंभीर हैं और यही कारण है कि हम आप जैसे अनुभवी लोगों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन जोड़ा कहता है, तो यानी कोई भी नहीं। लुकास और उसके साथी निराश हो जाते हैं, लेकिन तभी वो जोड़ा दोबारा फोन करता है। वे कहते हैं,
हमें आपकी परियोजना में विशेषज्ञता की गहराई और लंबी अवधि में मिशनों को कैसे वित्तपोषित करेंगे इसे लेकर चिंताएं हैं, लेकिन हम आपका जहाज खरीदेंगे। जैसे ही वे ये सुनते हैं, हर कोई खुशी से झूम उठता है। लुकास का समूह खबरों में भी आ जाता है कि उन्होंने शरणार्थियों को बचाने के लिए अपने जहाज की मरम्मत में पिछले 2 महीने बिताए हैं। वोक्सवैगन के मैकेनिक जिन्होंने फेसबुक पर बिजली की समस्याओं के बारे में पढ़ा था, इस अच्छे काम में मदद करने के लिए आए। उसके बाद उनका जहाज माल्टा से रवाना होने के लिए पूरी तरह तैयार है। जुलाई में टीम में और सदस्य शामिल होते हैं। पाउला फेसबुक पर पढ़ती है कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो अरबी बोलता हो, और वो मिशन में शामिल हो जाती है। सोरेन उनके मिशन के प्रमुख हैं और यहाँ सबसे बड़े हैं, और वियोला उनके जहाज की कप्तान है जो सोरेन के साथ सी वॉच पर थीं। फिर सू उनके साथ जुड़ती हैं, जो इस जहाज पर ऑनबोर्ड डॉक्टर के रूप में काम करेंगी। जहाज माल्टा से रवाना होता है। रास्ते में सू सभी को सीपीआर देना सिखाती हैं। वियोला उन्हें दूरबीन के माध्यम से कुछ देखना और दूसरों को उसकी स्थिति की रिपोर्ट करना सिखाती हैं। ये सभी शौकिया लोग हैं जो जाते जाते सब कुछ सीख रहे हैं, और बाकी सब कुछ कल वे लीबिया से 25 मील दूर वाले क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, जिसका अर्थ है कि शरणार्थियों को ले जाने वाली रबर की नावें किसी भी क्षण दिखाई दे सकती हैं। और ये यात्री आमतौर पर बहुत डरे हुए होते हैं। उन्हें इन यात्रियों को बचाना होगा और रबर की नावों को नष्ट भी करना होगा, लेकिन तब नहीं जब इससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो, क्योंकि लीबियाई तटरक्षक, कोस्ट गार्ड या उन्हें लीबियाई मिलिशिया कहें, वे भी वहां होंगे और वे खतरनाक हैं। तो 26 जुलाई 2016 को लीबिया के तट से 18 समुद्री मील दूर वे एक रबर की नाव देखते हैं। अधिकारियों को इसकी सूचना देने के बाद वे नाव की ओर एक लाइफ राफ्ट ले जाते हैं। उनके राफ्ट को देखकर शरणार्थी उनकी ओर हाथ हिलाने लगते हैं। लुकास कहता है, हम यहाँ आपकी मदद करने के लिए हैं। यहाँ एल्मेन नाम का एक शरणार्थी है जो अंग्रेजी बोलता है। लुकास पूछता है कि वहाँ कितनी महिलाएं और बच्चे हैं। वे अपने साथ लाई गई लाइफ जैकेट सभी शरणार्थियों को देते हैं, लेकिन ये लोग उनके लिए भी आपस में लड़ने लगते हैं। लुकास कहता है, हमारे पास सभी के लिए पर्याप्त लाइफ जैकेट हैं। एक एक करके शरणार्थियों को जुवेंटा जहाज पर लाया जाता है। यहाँ एक बच्चा भी है। मारो बच्चे की माँ को सांत्वना देता है और बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है ताकि उनके लिए बोर्ड पर आना आसान हो जाए। जिस क्षण मारो बच्चे को अपनी गोद में लेता है, उसे कुछ अकथनीय सा महसूस होता है। बच्चे और माँ दोनों को जहाज पर लाया जाता है। शरणार्थी जीवित बचने की खुशी में जश्न मनाने और नाचने लगते हैं। ये लोग अपनी रबर की नाव में आग लगा देंगे ताकि समुद्र में तैरता हुआ उसका इंजन मछुआरों के हाथ न लगे। डॉक्टर सू रोज नाम की माँ के घाव का इलाज करती हैं और ऐसा करते समय उससे बात करती हैं। रोज नाइजीरिया के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। वहां एक जिहादी आतंकवादी संगठन आया और लोगों को मारने लगा तथा महिलाओं के साथ अत्याचार करने लगा। इसलिए रोज गांव छोड़कर शहर भाग गई, लेकिन शहर में भी हालात आसान नहीं थे। इसलिए नाव पर यह यात्रा समुद्र में उसकी पहली यात्रा थी। उसे तैरना भी नहीं आता, उसे बस अपने बच्चे को जिंदा रखना था। लुकास शरणार्थियों को बताता है कि यहाँ से इतालवी तटरक्षक उन्हें इटली ले जाएंगे। वो एल्मेन को भी धन्यवाद देता है और बताता है कि ये उसका पहला मौका था। तो एल्मेन उससे कहता है, मैं एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान बनना चाहता था, लेकिन उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। वो एक दोस्त के साथ यात्रा कर रहा था जो अब जीवित नहीं है। उन्होंने बुर्किना फासो में एक सोने की खदान में काम किया, जहां 50 डिग्री के उच्च तापमान के कारण कई लोग मर जाते हैं। एल्मेन कहता है, लेकिन आपके पास यहाँ एक अच्छी नौकरी है, आप अच्छा काम करते हैं और आपको पैसे मिलते हैं। तो लुकास उससे कहता है, हमें इसके लिए पैसे नहीं मिलते। एल्मेन मजाक में कहता है, तब तो ये बहुत बेकार काम है। उसके बाद शरणार्थियों को तटरक्षक बल को सौंप दिया जाता है। जाते समय एल्मेन लुकास को अपना एक ब्रेसलेट देता है। इन शरणार्थियों से मिलना और उनकी कहानी जानना लुकास को पूरी तरह से भावुक कर देता है, लेकिन वे अपनी इस सफलता का जश्न भी मनाते हैं। वहां बैठकर मारो लुकास के साथ उस बच्चे को गोद में लेने के अपने अनुभव को साझा करता है। उसके बाद 29 जुलाई को वे कुछ और शरणार्थियों को भी बचाते हैं। हर एक शरणार्थी की कहानी दुखद है। कुछ दिनों तक ये बचाव कार्य बहुत सुचारू रूप से चलता है, लेकिन एक दिन लुकास एक ऐसे बचाव कार्य पर पहुंचता है जहां एक महिला गंभीर रूप से बीमार है, और जब उसे सौंपा जा रहा होता है तो कुछ लोग पानी में गिर जाते हैं। वे लुकास के राफ्ट की ओर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन लुकास अपने राफ्ट को पीछे खींच लेता है क्योंकि ये उनकी प्रोसीजर नहीं है। वो करीब जाता है और सबसे पहले बीमार महिला को राफ्ट में लेता है, लेकिन वे उसके भाई को भी चढ़ने नहीं देते। वे बेहोश महिला को जहाज की ओर ले जाते हैं। रास्ते में वे उसे सीपीआर देते हैं, लेकिन वो सांस नहीं ले रही होती है। जहाज पर सू उसे सीपीआर देती हैं, लेकिन वो मर चुकी होती है। सू लुकास को और सीपीआर देने से रोकती हैं
उसे बताती हैं कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन ये बात लुकास को गहराई से प्रभावित करती है। पूरी टीम शोक संतप्त है। सू बताती हैं कि वो उसे नहीं बचा सकती थी। जब उसे नाव पर लाया गया था तब तक वो जा चुकी थी, लेकिन लुकास इसे स्वीकार नहीं कर पाता। 16 अगस्त को अपना पहला मिशन समाप्त होने के बाद वो बर्लिन लौट आता है, लेकिन उस घटना का आघात उसके दिमाग से नहीं गया है। वो रात में सोते समय जाग जाता है और अपने कमरे के बाहर से उसे शरणार्थियों की मदद के लिए चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। समुद्र का पानी उसके पैरों तक पहुंच गया है। लुकास का दिमाग उस मृत महिला वाले बचाव कार्य को बार बार दोहराता रहता है। ये सब उसका मतिभ्रम, हेलुसिनेशन है। वो देखता है कि मारो भी उसी स्थिति में है। वे दोनों बस बैठते हैं और एक दूसरे को घूरते रहते हैं। उसके बाद जब वे अपने मिशन के बारे में एक पॉडकास्ट कर रहे होते हैं तो उन्हें पॉडकास्ट पर एक व्यक्ति का फोन आता है जो पूछता है, आप इन लोगों को वापस अफ्रीका क्यों नहीं ले जा रहे हैं? नीना बताती हैं कि जिनेवा शरणार्थी सम्मेलन के अनुसार उन्हें लीबिया जैसे असुरक्षित देश में किसी को भी वापस भेजने की अनुमति नहीं है। लुकास कहता है कि अगर वे ऐसा करते भी हैं तो इन लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा और प्रताड़ित किया जाएगा। तो कॉलर कहता है, फिर इन सभी को यहाँ क्यों ला रहे हो? इन्हें किसी अफ्रीकी देश में छोड़ दो। अगर हम और अधिक प्रवासियों को लेंगे तो हमारी समस्याएं बेहतर नहीं होंगी। आप लोग उन लोगों की मदद कर रहे हैं, जर्मनी के लोगों की नहीं। तो 29 सितंबर को दूसरी दिशा से एक स्पीड बोट उनके जहाज की ओर तेजी से आती है। इस डर से कि ये मिलिशिया हो सकती है, वे सभी को इंजन रूम में भेजना शुरू कर देते हैं। ये आदमी सशस्त्र, हथियारबंद दिखते हैं, इसलिए वियोला मदद के लिए सभी स्टेशनों को रेडियो पर संदेश भेजती है, मुझ पर समुद्री डाकुओं का हमला हुआ है। सोरेन बंदूकों के साथ आ रहे आदमियों से कहता है, हम केवल खोज और बचाव का काम करते हैं। कॉल पर बैठा लुकास बंदूकों की आवाज सुन सकता है। तो ये आदमी जहाज पर चढ़ते हैं और पूछते हैं, क्रू कहाँ है? वे पूरे जहाज में क्रू की तलाश शुरू करते हैं। सभी इंजन रूम में मिलते हैं और उन्हें बाहर निकाला जाता है। ये मिलिशिया उनके पासपोर्ट की जांच करती है और वे कहते हैं, ये लीबिया का राष्ट्रीय जल क्षेत्र है। लेकिन वियोला जानती थी कि ये अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र था, इसलिए मिलिशिया उन्हें स्पष्ट धमकी देती है कि अगर वे उन्हें अगली बार देखेंगे तो वे उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे और जहाज को पानी में डुबो देंगे। पूरा क्रू इस घटना से हिल जाता है, लेकिन वे लुकास को सूचित करते हैं कि वे मिशन को जारी रखना चाहते हैं। हालांकि नीना उन्हें कुछ हफ्तों का ब्रेक लेने के लिए कहती है। इस दौरान वे खतरे का आकलन करेंगे और समायोजन करेंगे। लेकिन जहाज के क्रू का तर्क है, उस पूरे समय में उन शरणार्थियों का क्या होगा? उन्हें कौन बचाएगा? लेकिन अंतिम फैसला लुकास का है और वो ब्रेक लेने के लिए कहता है। उसके बाद लुकास खुद के भीतर खोया हुआ महसूस करने लगता है, लेकिन तभी उसे एल्मेन का फोन आता है और उसे देखकर लुकास का मूड पूरी तरह बदल जाता है। एल्मेन ने फेसबुक के जरिए लुकास को ढूंढा था और उससे संपर्क किया था। एल्मेन ने जर्मन सीख ली है और जर्मनी पहुंच गया है। उसने पहले बिना टिकट के ट्रेन पकड़ी और जब उसे बाहर फेंक दिया गया तो वो पैदल चलने लगा और जर्मनी पहुंच गया। उसके बाद उसने अपनी माँ को फोन किया, जो उसकी आवाज सुनते ही रो पड़ी, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो मर चुका है। इसलिए एल्मेन से बात करके लुकास का मूड पूरी तरह बदल जाता है। उस रात वो नीना के पास जाता है और उससे बात करता है। उन्होंने पहले सोचा था कि सिर्फ जहाज खरीदने से उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन जहाज खरीदना तो सिर्फ शुरुआत थी। ऑनलाइन इन लोगों को बहुत नफरत मिल रही है। उनकी वेबसाइट और उनके सभी सोशल मीडिया हैक हो गए हैं। इसके ऊपर इतालवी तटरक्षक बल जुवेंटा को केवल 5 शरणार्थियों के साथ लैम्पेडूसा के बंदरगाह पर जाने का आदेश देता है। उनके आसपास 5 और रबर की नावें हैं। अगर वे यहाँ से लैम्पेडूसा जाते हैं तो वे उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। वियोला और सोरेन लैम्पेडूसा जाने में 2 दिन बर्बाद नहीं करना चाहते, जिस पर लुकास कहता है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम भविष्य के सभी मिशन रद्द कर देंगे। हमें अधिकारियों का सहयोग करना होगा। उसके बाद एक रात लुकास के घर की घंटी बहुत तेज बजने लगती है। खुद को शरणार्थी बताने वाले फासिस्टों का एक गिरोह उससे दरवाजा खोलने के लिए कह रहा है। वे पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन फासिस्ट दरवाजा खटखटाना बंद नहीं करते। मारो को घबराहट का दौरा, पैनिक अटैक पड़ने लगता है। उस मृत महिला वाली घटना से उसकी हालत पहले से ही बहुत खराब थी। वो सांस नहीं ले पा रहा है। उसके बाद एक पारिवारिक रात्रि भोज के दौरान लुकास की माँ उससे कहने लगती हैं, मैंने तुमसे कहा था कि तुम ये काम सिर्फ 1 साल के लिए करोगे, लेकिन तुम इसे 2 साल से कर रहे हो। तुमने अभी तक अपनी डिग्री भी शुरू नहीं की है। तुम इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते। लुकास चिल्लाता है कि काश मैं बस रुक सकता, काश किसी को भी बचाने की जरूरत न होती या कोई और ये काम कर देता, लेकिन कोई आगे नहीं आता। और लुकास तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये बदल नहीं जाता। नीना कहती हैं कि इतालवी तटरक्षक बल ने उनके पूरे जहाज की जांच की थी। इसके कारण उनके 2 दिन बर्बाद हो गए और वे लोगों को नहीं बचा सके।
लेकिन अधिकारियों को नजरअंदाज करना कोई अच्छा समाधान नहीं है। सोरेन कहता है, ये हमारा जहाज है, हम जो चाहें करेंगे। लुकास कहता है, ये आपका जहाज नहीं है, ये हमारा नहीं है, हम में से किसी ने इसके लिए भुगतान नहीं किया है। डोमिनिक भी कहती है कि अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें अपराधी कहा जाएगा और हम अपनी सारी फंडिंग खो देंगे। तो यहाँ वियोला डोमिनिक के डिजाइनर कपड़ों पर एक टिप्पणी करती है। वह कहती है, मैं जहाज पर लाशें ढोती हूँ और तुम बस अपनी मेज पर बैठती हो, जो डोमिनिक को बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो भी अपने पूरे प्रयास से काम कर रही है। मेज पर किए गए काम के बिना उनके पास एक पैसा भी नहीं होता। डोमिनिक गुस्सा होकर चली जाती है। वियोला के शब्दों ने उसे गहराई से चुभा दिया था और इसके ऊपर डोमिनिक सोशल मीडिया पर भी पूरी नफरत का सामना कर रही है। वो कहीं और काम करने का फैसला करती है। तो अप्रैल 2017 में लुकास जहाज के दल क्रू में फिर से शामिल होने के लिए माल्टा पहुंचता है और एक बचाव अभियान के दौरान बहुत तेज बारिश हो रही है। वहां बहुत सारे शरणार्थी थे और तटरक्षक बल अभी तक मदद के लिए नहीं आया है। उनका जहाज शरणार्थियों से पूरी तरह भरा हुआ है। वियोला कहती है, हमें सभी को डेक पर लाना होगा और जीवन रक्षक नावों को फेंकना होगा, वरना जहाज इस मौसम में आगे नहीं बढ़ पाएगा। वे शरणार्थियों को डेक के नीचे ले जाते हैं ताकि और शरणार्थियों के ऊपर आने के लिए जगह बन सके। वियोला रेडियो पर मदद के लिए पुकारती है, मेडे मेडे, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। एक आदमी रबर की नाव से गिर जाता है। लुकास उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो भी इस आदमी के साथ पानी में गिर जाता है। वो संघर्ष करता है और रबर की नाव पर चढ़ जाता है। वो मदद के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था और पास ही शरणार्थियों से भरी एक और रबर की नाव थी। वे वहां 48 घंटे तक फंसे रहे और कोई भी अन्य जहाज या तटरक्षक मदद के लिए नहीं आया। उन्हें लोगों को डूबते हुए देखना पड़ा क्योंकि उनके पास जहाज पर जगह और जीवन रक्षक जैकेट खत्म हो गए थे। तो उनके इस काम को अच्छा कहा जाता है, लेकिन उनका बचाव जहाज एक आकर्षण का कारण भी है। शरणार्थी ये सोचकर कि कोई उन्हें बचा लेगा, उन रबर की नावों पर सवार हो जाते हैं और अपने देशों से निकल जाते हैं। लेकिन लुकास कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे युद्ध क्षेत्रों में हैं। वे अपने परिवारों को खाना तक नहीं खिला सकते। वे यह जानते हुए भी उन रबर की नावों पर चढ़ते हैं कि यह जीवन या मरण का खेल है। इसलिए लुकास से उनके खिलाफ लगे इन आरोपों के बारे में पूछा जाता है कि वे मानव तस्करों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लुकास इन सभी आरोपों से इनकार करता है। ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि वे हमेशा शरणार्थियों की नावों और इंजनों को नष्ट नहीं कर सकते। लुकास कहता है कि समुद्र के बीच में उनकी प्राथमिकता लोगों को बचाना है, न कि नावों को संभालना। तो जुलाई के अंत में लुकास किटी से मिलता है। वो उसे बताता है कि अधिकारी शरणार्थियों से लड़ रहे हैं, इसलिए वे भी उनसे लड़ रहे हैं। इतालवी सरकार ने उनसे एक आचार संहिता पर हस्ताक्षर करने को कहा है। वे चाहते हैं कि पुलिस जुवेंटा पर साथ यात्रा करे ताकि वे शरणार्थियों के सवार होते ही उनसे पूछताछ कर सकें। लेकिन लुकास इस आचार संहिता पर हस्ताक्षर करने वाला नहीं है। उसके बाद तटरक्षक बल जुवेंटा पर 2 लोगों को छोड़ देता है। ये लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं। वे यहाँ वृत्त चित्र के लिए साक्षात्कार लेने आए हैं, इसलिए लुकास उन्हें चित्रांकन शूटिंग करने से रोकता है। लेकिन 2 अगस्त को अधिकारी पुलिस जांच के लिए जुवेंटा को जब्त कर लेते हैं। पूरे दल को जहाज से बाहर फेंक दिया जाता है। नीना उन्हें बताती है कि हम पर मानव तस्करी का आरोप लगने वाला है। ये पहले से ही मीडिया में है। नीना ने एक वकील का इंतजाम किया है। वे अगले दिन वकील से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि उनके खिलाफ 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पहला तस्करों से सीधे जुवेंटा को लोगों के सौंपे जाने का सुझाव देता है। दूसरा एक हाथ का इशारा है, जैसे हाथ हिलाना जो संचार को साबित करता है और उनके और शरणार्थियों के बीच संबंध स्थापित करता है। और तीसरा उन पर लीबियाई तस्करों को 3 नावें वापस करने का आरोप लगाता है। अधिकारियों के पास जहाज पर कोई था जिसने ये तस्वीरें ली थीं। अब इन लोगों ने नावों को सिर्फ अपने रास्ते से हटाया था, लेकिन ये तस्वीरें एक अलग कहानी बताती हैं। इसलिए इतालवी अधिकारियों ने जुवेंटा के अंदर की बातचीत को भी रिकॉर्ड किया था, जिसका मतलब है कि उन्होंने उनके जहाज में जासूसी उपकरण बग लगाया था। ये तब हुआ होगा जब उन्होंने उन्हें जांच के लिए लैम्पेडूसा बुलाया था। तो लोगों की तस्करी के इस गंभीर आरोप के कारण उन्हें 5 से 20 साल की जेल और इटली लाए गए प्रति व्यक्ति 15,000 का जुर्माना हो सकता है। लेकिन इस सब के बाद लुकास को फिर से एलमेन का फोन आता है, जो अब धारा प्रवाह जर्मन बोल रहा है। उसने विद्यालय पूरा कर लिया है और एक औद्योगिक मैकेनिक के रूप में शिक्षुता अप्रेंटिसशिप करने वाला है। और उसने लुकास को यह बताने के लिए फोन किया है क्योंकि ये सब उसकी टीम के कारण हुआ है। आज वो उनकी वजह से अपने सपनों का पीछा करने में सक्षम है। तो लुकास उसे जहाज के जब्त होने के बारे में बताता है, जिस पर एलमेन कहता है, मैं गवाही दे सकता हूँ।
मैं उन्हें बता सकता हूँ कि आप तस्करों के साथ काम नहीं करते हैं। हम सभी गवाही दे सकते हैं। आपने हमें बचाया और अब हम आपको बचाएंगे। लुकास ये बात दूसरों के साथ साझा करता है। क्या होगा यदि शरणार्थी उनके लिए गवाही दें? लेकिन ऐसा करने के लिए अब उन्हें पूरे यूरोप में फैले इन शरणार्थियों को ढूंढना होगा। इसलिए वियोला, लुकास और सोरेन लैम्पेडूसा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर वे जाने की कोशिश करेंगे तो वे उन्हें ये कहकर गिरफ्तार कर सकते हैं कि उन्होंने भागने की कोशिश की। लेकिन लुकास इसका एक रास्ता निकाल लेता है। मारो के पास नौकायन लाइसेंस था। वह एक नाव किराए पर लेता है और लुकास और अन्यों को लैम्पेडूसा से बाहर निकालता है। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के मध्य में पहुंचकर वे नाव के अंदर से बाहर आते हैं। उसके बाद ये मामला इतिहास में किसी नागरिक बचाव संगठन के खिलाफ सबसे लंबे और सबसे जटिल मामलों में से एक बन गया। इतालवी अधिकारी उनके दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत न होने के बावजूद उनके साथ एक मिसाल नज़ीर कायम करना चाहते थे। तो जुवेंटा के दल ने हर एक स्थानांतरण ट्रांसफर को दस्तावेजी रूप दिया था और अधिकारियों को इसकी सूचना दी थी। लुकास की टीम ने उन शरणार्थियों को ढूंढ निकाला जिन्हें उन्होंने बचाया था, और वे सभी उनके लिए गवाही देने के लिए तैयार थे। उन्होंने अदालत को बताया कि वे अपने देशों में कितनी भयानक परिस्थितियों में रह रहे थे, और जुवेंटा ने तस्करों के साथ किसी भी सहयोग के बिना उन्हें बचाया। अगर जुवेंटा के लोग वहां नहीं होते तो ये शरणार्थी आज जिंदा नहीं होते। तो 2024 में 7 वर्षों में 40 सुनवाइयों के बाद जुवेंटा के दल को निर्दोष घोषित कर दिया गया, और यह कहा गया कि समुद्र में जान बचाने का कार्य आपराधिक कृत्य नहीं है और न कभी रहा है। तो जुवेंटा के दल ने 2 वर्षों में 23,000 से अधिक लोगों की जान बचाई थी, और इस मुकदमे पर लगभग 10 लाख यूरो खर्च किए गए। उससे वे 4 वर्षों तक और भी अधिक लोगों की जान बचा सकते थे, या जुवेंटा जैसे 6 और जहाज खरीद सकते थे। लेकिन फिर भी इसके साथ ही कहानी यहाँ समाप्त होती है।